आप सुन रहे हैं डेल कार्नेगी की लिखी पुस्तक लोक व्यवहार, लोगों को प्रभावित करने के मूलभूत तरीके। एक, अगर शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात न मारें। 7 मई 1971 को न्यूयॉर्क शहर में एक जबरदस्त मुठभेड़ चल रही थी। मुठभेड़ अपने अंतिम रोमांचक चरण में थी। हफ्तों तक पीछा करने के बाद पुलिस ने आखिरकार दुनाली बंदूक नाम के मशहूर हत्यारे कार्ले को घेर लिया था। वह हत्यारा जो न सिगरेट पीता था न ही शराब, अब चारों तरफ से घिरा हुआ था और वेस्ट एंड एवेन्यू में अपनी प्रेमिका के घर में छुपा हुआ था। 150 पुलिस वाले और जासूस जमीन से लेकर छत तक चारों तरफ से उसे घेरे हुए थे। वह ऊपरी मंजिल में छुपा था। पुलिस वालों ने छत में छेद करके टीयर गैस का इस्तेमाल करके इस पुलिस वाले के नामी हत्यारे को निकालना चाहा। उन्होंने आसपास की इमारतों पर मशीन गनें तैनात कर दी। 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक न्यूयॉर्क के इस रहवासी इलाके में पिस्तौल और मशीन गन से गोलियां चलती रही। कार्ले एक कुर्सी के पीछे छुपकर पुलिस पर लगातार गोलियां चला रहा था। 10,000 से अधिक रोमांचित लोग इस रोमांचक मुठभेड़ को देख रहे थे। इस तरह का नजारा न्यूयॉर्क में पहले कभी नहीं देखा गया था। जब कार्ले पकड़ा गया तो पुलिस कमिश्नर E.P. मलरूनी ने कहा कि वह न्यूयॉर्क के इतिहास में अब तक के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक था। कमिश्नर का कहना था कि वह पंख फड़फड़ाने की आवाज पर ही किसी को मौत के घाट पर उतार देता था। परंतु दुनाली बंदूक कार्ले खुद को क्या समझता था? हम यह जानते हैं क्योंकि जिस समय पुलिस उस पर गोलियां चला रही थी, उसने एक पत्र लिखा था। जब वह यह पत्र लिख रहा था तो उसके घावों के बहते खून के निशान इस पत्र पर छूट गए। इस पत्र में कार्ले ने कहा था, मेरे कोट के नीचे एक दुखी परंतु दयालु दिल है, एक ऐसा दिल जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। यह लिखने के कुछ समय पहले की ही बात है। कार्ले लॉन्ग आइलैंड पर देहात की सूनी सड़क पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंगरेलियां मना रहा था। अचानक एक पुलिस वाला कार के पास आया और कार्ले से लाइसेंस दिखाने को कहा। बिना कुछ कहे कार्ले ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसने पुलिस वाले के सीने में एक के बाद एक गोलियां दाग दी। जब पुलिस ऑफिसर जमीन पर गिर गया तो कार्ले कार से नीचे कूदा और अफसर का रिवॉल्वर निकाला और मर चुके पुलिस वाले के शरीर में एक और गोली मारी। और यही निर्मम हत्यारा अब कह रहा था, मेरे इस कोट के नीचे एक दुखी परंतु दयालु दिल है, एक ऐसा दिल जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। कार्ले को मौत की सजा सुनाई गई। जब उसे सिंग सिंग जेल में मृत्यु दंड के लिए ले जाया जा रहा था तो क्या उसने यह कहा, यह लोगों को मारने की सजा है? नहीं, उसने कहा, यह खुद को बचाने की सजा है। इस कहानी का संदेश यह है कि दुनाली बंदूक कार्ले खुद को किसी बात के लिए दोष नहीं देता था। क्या यह अपराधियों में असामान्य बात है? अगर आपको ऐसा लगता है तो यह सुने, मैंने लोगों का भला करने में अपने जीवन के बेहतरीन साल लगा दिए ताकि वे सुख से रह सकें। इसके बदले में मुझे गालियां सुनने मिलती और पुलिस से छुपे छुपे फिरना पड़ता है। यह वाक्य अल केपोन के हैं, जो अमेरिका का सबसे कुख्यात बदमाश था। शिकागो में उस जैसा खतरनाक गैंग लीडर नहीं था, परंतु अल केपोन खुद को दोषी या अपराधी नहीं मानता था। वह खुद को परोपकारी समझता था, एक ऐसा परोपकारी जिसे जनता ठीक से समझ नहीं पाई। और यही न्यूयॉर्क में गैंगस्टर की गोलियों से मरने से पहले डच शुल्ट्ज ने कहा, न्यूयॉर्क के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक डच शुल्ट्ज
ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि वह जनता की भलाई करना चाहता है और उसे इस बात का पूरा यकीन था। मैंने इस विषय पर न्यूयॉर्क की बदनाम सिंग सिंग जेल के वार्डन लुइस लॉस से लंबा पत्र व्यवहार किया है। वे कहते हैं, सिंग सिंग जेल के बहुत कम अपराधी अपने आप को बुरा समझते हैं। वे उसी इंसान की तरह हैं जैसे आप और मैं। इसीलिए वे तर्क देते हैं, खुद को सही साबित करते हैं। ये आपको यह बता सकते हैं कि उन्हें तिजोरी क्यों तोड़नी पड़ी या उन्हें गोली क्यों चलानी पड़ी। सही या गलत तर्कों के द्वारा अधिकांश अपराधी अपने अपराधों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं और ये मानते हैं कि उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। अगर अल कैपोन, दुनाली बंदूक कार्ले, डच शुल्ट्ज और जेल की दीवारों में कैद कुख्यात अपराधी अपने आप को दोषी नहीं मानते, तो वे लोग क्या करते हैं जिनसे आप और हम मिलते हैं? अमेरिकी स्टोर्स की चेन के संस्थापक जॉन वानामेकर ने यह स्वीकार किया था, 30 साल पहले मैंने समझ लिया था कि किसी को दोष देना मूर्खता है। मेरे पास अपनी खुद की सीमाओं को ही पार करने की मुसीबत काफी है और इस बात पर मैं सिर नहीं धुनता कि ईश्वर ने बुद्धि का उपहार सबको एक जैसा नहीं दिया है। वानामेकर ने यह सबक जल्दी सीख लिया, परंतु मुझे यह सबक सीखने में 33 साल लगे, जिस दौरान मुझसे ढेरों गलतियां हुई और तब जाकर मैं समझ पाया कि 100 में से 99 लोग किसी भी बात के लिए अपने आप को दोष नहीं देते, चाहे वे कितने ही गलत हों, परंतु वे अपनी आलोचना नहीं करते, अपनी गलती नहीं मानते। किसी की आलोचना करने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इससे सामने वाला व्यक्ति अपना बचाव करने लगता है, बहाने बनाने लगता है या तर्क देने लगता है। आलोचना खतरनाक भी है क्योंकि इससे उस व्यक्ति का बहुमूल्य आत्मसम्मान आहत होता है, उसके दिल को ठेस पहुंचती है और वह आपके प्रति दुर्भावना रखने लगता है। विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध कर दिया है कि जिस जानवर को अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार दिया जाता है, वह उस जानवर से ज्यादा तेजी से सीखता है जिसे खराब व्यवहार के कारण दंड दिया जाता है। बाद में हुए अध्ययनों से यह पता चला है कि इंसानों के बारे में भी यही सही है। आलोचना से कोई सुधरता नहीं है, अलबत्ता संबंध जरूर बिगड़ जाते हैं। एक और महान वैज्ञानिक हैंस सेलिये ने कहा है कि जितने हम सराहना के भूखे होते हैं, उतने ही हम निंदा से डरते हैं। आलोचना या निंदा से कर्मचारियों, परिवार के सदस्यों और दोस्तों का मनोबल कम हो जाता है और उस स्थिति में कोई सुधार नहीं होता जिसके लिए आलोचना की जाती है। एनिड ओक्लाहोमा के जॉर्ज बी जॉन्स्टन के एक इंजीनियरिंग कंपनी में सुरक्षा प्रभारी थे। उनकी एक जिम्मेदारी यह थी कि जब भी कोई कर्मचारी फील्ड में अपना काम कर रहे हों तो कर्मचारी अपने हेलमेट लगाए रखें। पहले तो वे जब भी किसी कर्मचारी को बिना हेलमेट लगाए देखते थे तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। वे नियमों का हवाला देते हुए उसे सख्त आदेश देते थे कि वे नियमों का पालन करे। परिणाम यह होता था कि कर्मचारी मन मारकर उनके आदेश का पालन तो करते थे, परंतु अक्सर उनके जाने के बाद अपने हेलमेट फिर से हटा देते थे। उसने दूसरी तरकीब आजमाने का फैसला किया। अगली बार जब उसके कुछ कर्मचारियों को बिना हेलमेट के देखा तो उसने उनसे पूछा कि क्या हेलमेट आरामदेह नहीं है या उनकी फिटिंग सही नहीं है। फिर मुस्कुराते हुए उसने उन लोगों को यह बताया कि हेलमेट उन्हें चोट से बचाने के लिए है और इसीलिए काम करते हुए उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना चाहिए। इसका परिणाम यह हुआ कि कर्मचारियों ने अपनी इच्छा से हेलमेट पहनना शुरू कर दिया और कोई दुर्भावना भी पैदा नहीं हुई। इतिहास में आपको हजारों उदाहरण मिल जाएंगे
जो ये बताते हैं कि आलोचना से कोई लाभ नहीं होता। उदाहरण के तौर पर आप थियोडोर रूजवेल्ट और राष्ट्रपति टैफ्ट के विवाद को ले लें। एक ऐसा विवाद जिसने रिपब्लिक पार्टी में विभाजन करवा दिया। वुड्रो विल्सन को व्हाइट हाउस में बैठा दिया और प्रथम विश्व युद्ध के बड़े चमकदार अक्षरों में कुछ लाइनें दर्ज करवा दी और इतिहास का रुख बदल दिया। जब रूजवेल्ट 1908 में व्हाइट हाउस से बाहर गए तो उन्होंने टैफ्ट का समर्थन किया, जो राष्ट्रपति चुन लिए गए। फिर रूजवेल्ट शेरों का शिकार करने अफ्रीका चले गए। लौटने पर उन्होंने जब हालात देखे तो वे बरस पड़े। उन्होंने अनुदारवाद के लिए टैफ्ट की आलोचना शुरू कर दी और तीसरी बार खुद राष्ट्रपति बनने की कोशिश की। उन्होंने बुलमूस पार्टी का गठन किया और जीओपी को लगभग ध्वस्त कर दिया। अगले चुनाव में विलियम हावर्ड टैफ्ट और उनकी रिपब्लिक पार्टी की बुरी तरह हार हुई और केवल 2 राज्यों में वारमोंट और ऊटा में ही सफलता मिली उन्हें। इस पार्टी की अब तक की यह सबसे शर्मनाक पराजय थी। इस हार के लिए रूजवेल्ट ने टैफ्ट को दोषी ठहराया, परंतु क्या राष्ट्रपति टैफ्ट ने खुद को दोषी माना? बिल्कुल नहीं। आंखों में आंसू भरकर रूंधे गले से टैफ्ट ने कहा, मैंने जो किया उसके सिवाय मैं कर ही क्या सकता था। दोष किसका था, रूजवेल्ट का या टैफ्ट का? सच कहूं तो मैं नहीं जानता और न ही मुझे इसकी परवाह है। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि रूजवेल्ट की आलोचना टैफ्ट से यह नहीं मनवा सकी कि दोष उनका था। उससे सिर्फ यही हासिल हुआ कि टैफ्ट खुद के बचाव में तर्क देने लगे और आंखों में आंसू भरकर उन्होंने कहा, मैंने जो किया उसके सिवाय मैं कर ही क्या सकता था। टीपॉट डोम आयल स्कैंडल को ही ले लें। 1920 के दशक की शुरुआत में यह अखबारों की सुर्खियों में था। इसने देश को हिलाकर रख दिया था। लोगों की याददाश्त में अमेरिकी सार्वजनिक जीवन में इतना बड़ा स्कैंडल पहले कभी नहीं हुआ था। यहां पर इस स्कैंडल के तथ्य बताए जा रहे हैं, सुनिए। हार्डिंग के कैबिनेट में मंत्री अल्बर्ट बी फॉल को एल्क हिल और टीपॉट डोम में तेल के सरकारी भंडारों को लीज पर देना था। ऐसे तेल के भंडार जिन्हें नौसेना के भविष्य के उपयोग के लिए अलग रख दिया गया था। क्या फॉल ने इनकी नीलामी की या इनके लिए टेंडर बुलवाए? नहीं। इसके बजाय उन्होंने अपने दोस्त एडवर्ड एल डोहेनी को यह फायदेमंद ठेका तश्तरी में रखकर दे दिया। और डोहेनी ने क्या किया? उसने तत्काल फॉल को $10 लाख दे दिए और इसे लोन का नाम दिया। फिर फॉल ने जिले की यूनाइटेड स्टेट्स मरीन्स को यह आदेश दिया कि वो एल्क हिल भंडारों से रिसने वाले तेल का फायदा उठा रहे प्रतियोगियों को उस जगह से हटा दे। जब प्रतियोगी कंपनियों को बंदूकों और संगीनों की नोक पर वहां से हटाया गया तो उन्होंने दुखी होकर अदालत की शरण ली। तब जाकर टीपॉट डॉम स्कैंडल का भांडाफोड़ हुआ। इससे इतना हंगामा हुआ कि हार्डिंग सरकार खतरे में पड़ गई। पूरा देश कांप गया। रिपब्लिक पार्टी का भविष्य अंधकारमय नजर आने लगा और अल्बर्ट बी फॉल को जेल जाना पड़ा। फॉल की हर जगह निंदा हुई। इतनी निंदा सार्वजनिक जीवन में बहुत कम लोगों को सहनी पड़ी थी, परंतु क्या उन्हें कोई पश्चाताप हुआ? कभी नहीं। सालों बाद हर्बर्ट हूवर ने एक सामाजिक भाषण में यह कहा कि प्रेसिडेंट हार्डिंग की मौत किसी दोस्त के विश्वासघात के कारण मानसिक आघात पहुंचने से हुई। जब मिसेस फॉल ने यह सुना तो वो अपनी कुर्सी से कूद पड़ी। रोते हुए अपनी मुट्ठी आसमान की ओर तानते हुए वे चीखी, क्या हार्डिंग के साथ फॉल विश्वासघात करेंगे? असंभव। मेरे पति ने कभी भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। सोने से भरा यह घर भी मेरे पति से कोई गलत काम नहीं करवा सका। उल्टे उन्हीं के साथ विश्वासघात किया गया है। उन्हें बलि का बकरा बनाकर सूली पर चढ़ाया गया है। तो यही होता है
यही मानव स्वभाव है। हर गलत काम करने वाला अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देता है, परिस्थितियों को दोष देता है, परंतु खुद को दोष नहीं देता। हम सब यही करते हैं। इसीलिए अगली बार जब हमारी इच्छा किसी की आलोचना करने की हो, तो हम अल केपोन, दुनाली बंदूक कार्ले और अल्बर्ट हॉल को याद रखें। हमें यह एहसास होना चाहिए कि आलोचना बूमरैंग की तरह होती है। यह लौटकर हमारे ही पास आ जाती है, यानी बदले में वह व्यक्ति हमारी आलोचना शुरू कर देता है। हमें यह एहसास भी होना चाहिए कि जिस व्यक्ति की हम आलोचना कर रहे हैं या हम जिसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वह जवाब में खुद की सफाई में कुछ तर्क देगा या विनम्र टेफ्ट की तरह यही कहेगा, मैंने जो किया इसके सिवाय मैं कर ही क्या सकता था।